students, my name is Ashish, and in the last video we studied your very difficult chapter, class 10th, chapter number 8, What is Culture, written by Pandit Jawaharlal Nehru ji, who was the Prime Minister of us. And as I mentioned, highly philosophical and very difficult, so it continues here. And let's start the part 2 of this chapter. What does it says? Does culture mean some inner growth in the man? Of course it must. हमने जब पढ़ा था कल्चर के बारे में, बहुत सारी बातें की जा रही थी कल्चर को लेकर, तो क्या कहता है कि क्या कल्चर एक इंसान के इनर ग्रोथ को या उसके अंदरूनी जो ग्रोथ है उसको बताता है? हाँ, मैं कहूँगा सही है. डज़ इट मीन द वे वी बिहेव टू अदर्स? क्या कल्चर का मतलब ये है कि हम दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं? हाँ, यही होना चाहिए. डज़ इट मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन? क्या दूसरों को समझने की जो कैपेसिटी, क्षमता है, उसे कल्चर कहा जाएगा? आई सपोज सो. हाँ, शायद वही. डज़ इट मीन द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन? क्या अपने आप को दूसरों को समझाने की कला को भी कल्चर कहा जाएगा? हाँ, इसे भी कल्चर कहा जाएगा. इट मीन्स ऑल दैट अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर्स व्यू point is that extent limited in mind and culture, because nobody, perhaps barring some other extraordinary human beings, can presume they have fullest knowledge and wisdom. यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो अपनी ही अपनी बात कहता हो और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने को तैयार ही ना हो, उसके माइंड को, उसके कल्चर को समझने को तैयार ना हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं कि वो अपने आप को रोक देता है पूरा ज्ञान लेने से और पूरी बुद्धिमत्ता पाने से. द अदर पार्टी और अदर ग्रुप में ऑल्सो हैव सम inkling of knowledge or wisdom of truth, and we shut our minds to that, then we do not only deprive ourselves of it, but we cultivate an attitude of mind. अगर हम दूसरे के बारे में ये सोच ले कि उसे कुछ भी नहीं आता, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, जो दूसरा ग्रुप है वो जो बोलता है वो गलत है, अगर हम उनके विचारों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये हमारे अच्छे कल्चर को नहीं दिखाता है. वो कहते हैं, तो अगर हम ये मान ले कि जो दूसरा शख्स है उसके कोई विचार ही नहीं हो सकते, वो कोई विचार रखने लायक भी नहीं है, तो हम अपने माइंड को शट कर लेते हैं, दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं दिमाग के. आई वुड से इज़ अपोज टू दैट ऑफ अ कल्चर्ड मैन. और जो शख्स ऐसा करता है वो कल्चर्ड मैन की परिभाषा पे नहीं आता है, फिर वो कल्चर्ड माना जो माइंड होना चाहिए उसकी परिभाषा में नहीं आता है. द कल्चर्ड माइंड रूटेड इन इट्स सेल्फ शुड हैव इट्स डोर एंड विंडो ओपन. ऐसा शख्स जिसकी जो जड़ें हैं कल्चर की वो अपने उसके दिमाग से आई हों, है ना, इसका मतलब है कि उसके दिमाग ने बहुत कुछ उसको अच्छा बुरा तय करना सिखा दिया हो, उसको अपने दिमाग के हमेशा खिड़की दरवाज़ा खुला रखना चाहिए. इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट. आप में क्षमता होना चाहिए कि आप दूसरे के व्यू पॉइंट को भी समझ सकें. इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विथ इट. हो सकता है आप भले ही उससे एग्री ना करें, लेकिन दूसरे की बातों का सम्मान ना करना ये भी अच्छा कल्चर नहीं दिखाता है. द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ओनली अराइजेज व्हेन यू अंडरस्टैंड अ थिंग. आप किसी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे ये तो तब पता चलेगा जब आपको वो बात समझ में आएगी. अदरवाइज इट इज़ अ ब्लाइंड निगेशन विच इज़ नॉट अ कल्चर अप्रोच टू एनी क्वेश्चन. तो अदरवाइज तो ये एक अंधा मत है ना, जिसका कल्चर से या अप्रोच, कल्चरल अप्रोच है, उससे कोई लेना देना नहीं है या उससे प्रश्न बनता ही नहीं है. आई शुड लाइक टू यूज़ अनदर वर्ड साइंस. मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, विज्ञान. व्हाट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम्स. दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उसको लेकर वैज्ञानिक जो सोच है वो क्या है? आई सपोज इट इज़ वन ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग. और उनमें से एक हम ये मान सकते हैं कि हर चीज़ को एग्जामिन करना. ऑफ सीकिंग ट्रूथ बाय ट्रायल एंड एरर एंड बाय एक्सपेरिमेंट, है ना. ट्रायल एंड एरर मतलब प्रयास करके देखना, गलती करना, एक्सपेरिमेंट करना और फिर गलतियों से सीखना. ऑफ नेवर सेइंग दैट दिस मस्ट बी सो बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ सो. सिर्फ ये नहीं कहना कि ये घटना होती है, ये घटना क्यों होती है, क्या पर नहीं टिक जाना, क्यों का जवाब ढूंढना, इसे ही क्या कहा जाता है? साइंस. If one is convinced of it, of accepting it, of having the capacity to change one's notion the moment some other proof is forthcoming. तो अगर कोई ऐसे शख्स है जो दूसरे के विचार बदल सकते हो, है ना, और अपनी बात उनके सामने रख सकते हो, of having an open mind, है ना, उन्हें ही हम क्या कह सकते हैं
कि उन लोगों के पास क्या है, ओपन माइंड है, वो लोगों के विचार सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, विच ट्राइज टू इमिबियल द ट्रूथ वेर एवर इट इज़ फाउंड, है ना, वो सच को जो है बाहर लेकर आते हैं चाहे वो जहाँ पर भी पाया जाता हो। इफ़ दैट इज़ कल्चर, हाउ फार इज़ इट रिप्रेजेंटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर ये कल्चर है तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ तक रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इन द नेशन ऑफ टुडे, और आज का जो राष्ट्र है उसमें भी कहाँ। Obviously, if it is was represented more that it is many of our problems national and international would be far easier to solve। तो अगर विज्ञान का सहारा लिया जाएगा, विज्ञान के सहारे से सच का जब पता लगाया जाएगा, क्यों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, तो जितनी भी समस्याएं हैं चाहे वो राष्ट्र की हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, है ना, उनको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। Almost every country in the world believes that it has some special dispensation from providence, that it is of the chosen people or race and the others whether they are good or bad or somewhat inferior creatures। हर सभ्यता, हर देश जो है वो ये मानता है कि उनका देश महान है और जो दूसरे देश के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, है ना, वो उनसे नीचे हैं या इन्फीरियर हैं। इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाउ दिस काइंड ऑफ फीलिंग परसिस्ट इन ऑल नेशन ऑफ ईस्ट एज वेल एज ऑफ द वेस्ट विदाउट एक्सेप्शन। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि ये जो विचार है दूसरों को नीचा समझने का, दूसरों को अपने से कमज़ोर, अपने से बेकार समझने का, ये विचार सब जगह पाया जाता है, ईस्ट में भी यानी कि भारत जैसे देशों में भी, और वेस्ट में तो हमको कमज़ोर और बेकार समझते ही हैं, है ना। द नेशन ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली entrenched in their own ideas and convictions and sometimes in their own sense of superiority about certain matters। जो ईस्ट के देश है वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं और वो अपने ही विचारों और अपनी जो सोच है उसमें डूबे रहते हैं और दूसरे से अपने आप को बेहतर मानते ही हैं। एनी हाउ, इन द कोर्स ऑफ द लास्ट 200 or 300 years दे हैव रिसीव्ड मैनी नॉक्स ऑन द हेड। लेकिन जो एशिया के देश हैं, जो ईस्ट के देश हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जैसे जापान की हम बात कर लें, है ना, जापान अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझता था, इतना सुपीरियर समझता था कि जाकर अमेरिका से भिड़ गया और फिर 2 बम फटे जाके नागासाकी और हिरोशिमा में। हमने देखा था, है ना, सुना था, इस जो 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना है उसमें नाजी युद्ध हुआ वगैरह, जर्मनी अपने आप को बेहतर मानने लगा था। तो इनको जो चोटें लगी, है ना, जब इनको सबक सिखाए गए तो ये जितना अपने आप को उड़ते थे और ऊंचा समझते थे, इनको बदले में चोट भी मिली। दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, उन्हें शोषित किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, उनको अपमानित किया गया। दे हैव बीन डिबेस्ड एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, उन्हें शोषित किया गया, उन्हें लूटा गया, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों को नीचा समझा और जब वक्त आया तो दूसरे ने उन पर पलटवार कर दिया। And so, in spite of their feeling that they were superior in many ways, they were forced to admit they could be knocked about the and exploited। और बजाय इसके कि वो ये मानते थे कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, फिर भी उन्हें ये सबक सिखाया गया या उन्हें ये पता चला कि उनका भी शोषण किया जा सकता है, उन्हें भी मारा जा सकता है। To some extent, this brought a sense of realism to them। और कुछ हद तक शायद उनको हकीकत का अंदाज़ा हुआ होगा कि हकीकत क्या होती है। There was also an attempt to escape from reality by saying that it was said that we were not so advanced in material and technical things. Nevertheless, we were superior in essential things, in spiritual things, in moral values। हाँ, भारत के बारे में, हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम पैसों में, टेक्नोलॉजी में, इन सब में शायद आगे ना हो, लेकिन हम दूसरी और चीज़ों में, मोरल वैल्यूज़ हमारी बेहतर है, स्पिरिचुअल थिंग्स, हमारा अध्यात्म बेहतर है। I have no doubt that spiritual things and moral values are ultimately more important। नेहरू कहते हैं और कि मेरा तो आज भी यही मानना है कि जो अध्यात्म है, जो नैतिकता है, ये आज भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय, है ना, अदर थिंग्स, बट द वे व्हेन फाइंड्स एस्केप इन थॉट्स दैट वन इन स्पिरिचुअलिटी सुपीरियर। तो जो लोग ये मानते हैं कि हम उनसे बेहतर है पैसों से या ताकत से, उसके बजाय नेहरू ये मानते हैं कि जो अध्यात्म है और जो नैतिकता है वो आज भी ऊपर है। Simply because one is inferior in a material and physical sense is surprising। It does not follow by any means। It is an escape from facing up to the causes of one's degradation। वो कहते हैं कि अगर कोई देश है जो पैसों में, फिजिकल सेंस में पिछड़ा हुआ है, या कोई लोग हैं ऐसे जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो ये नियम लागू होगा कि वही लोग सुपीरियर हो जाएंगे जिनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, है ना। ये किसी और के डिग्रेडेशन का कारण भी हो सकते हैं।
हमारे लिए अगला शब्द जो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। देखिए राष्ट्रीयता शब्द क्या होता है? अपने देश को प्यार करना, देश के बारे में अच्छा सोचना, दैट इज़ बेसिकली नेशनलिज्म। लेकिन कई बार जो नेशनलिज्म शब्द है वो अलग ही परिभाषा ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमने कुछ कमेंट करी, किसी पाकिस्तानी की कमेंट वहाँ आती है, हमने उसे खूब गालियाँ दी और हम बहुत खुश हुए कि वाह वाह, आज मैंने अपना देश प्रेम दिखाया, मैंने पाकिस्तानी की 12 बजा दी। ठीक है, हम हेट्रेड करना शुरू करते हैं, हम किसी देश के नागरिकों के मरने पर खुशी मनाते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो ये हमारा नेशनलिज्म या देशभक्ति दिखाता है क्या? नहीं, इसे हम देशभक्ति नहीं कह सकते। देश जो भक्ति है या राष्ट्रीयता है वो आती है राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचने, उसके लिए अच्छा करने, अपने जो भी ड्यूटीज़ है उसको अच्छा निभाने से। नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज़ अ क्यूरियस फिनोमेनन which at a certain stage in country's history gives life, growth, strength and unity। जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म है, वो एक बहुत ही उत्सुकता भरा विषय है जिसने एक समय इतिहास में देश को जीवन दिया है, ऊंचाइयां दी है ना, ताकत दी है, एकता दी है। बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लिमिट वन। लेकिन एक समय में ये टेंडेंसी ले लेता है, ये किसी की सोच को सीमित भी कर देता है। बिकॉज वन थिंक्स ऑफ वंस कंट्री एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि उसका देश दूसरे देशों से अलग या सुपीरियर है। द पर्सपेक्टिव चेंजेस एंड वन इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ओन स्ट्रगल एंड वर्च्यूज़। हर आदमी, हर देश अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी अच्छाइयों, अपनी बुराइयों के बारे में सोचना शुरू करता है। एंड फेलिंग्स टू एक्सक्लूजन ऑफ अदर थाट्स, और जो दूसरे की थॉट्स है, दूसरे की सोच है, उसको बिल्कुल वो एक्सक्लूड कर देता है, अस्वीकार करने से मना कर देता है। द रिज़ल्ट इज़ दैट द सेम नेशनलिज्म, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? वही नेशनलिज्म, विच इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रोथ फॉर अ पीपल। जो सिंबल होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि नेशनलिज्म है तो कोई देश का नागरिक ग्रोथ कर रहा है, बिकम अ सिंबल ऑफ द सीजेशन ऑफ द ग्रोथ इन द माइंड। लेकिन यही नेशनलिज्म प्रतीक बन जाता है उसके दिमाग की सोच में आने वाली रुकावट का। नेशनलिज्म व्हेन इट बिकम सक्सेसफुल समटाइम गोस ऑन स्प्रेडिंग एज एग्रेसिव वे। जब नेशनलिज्म सक्सेस होता है, बढ़ता है आगे, तो उसमें एग्रेसिवपन भी आ जाता है ना, एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, और वो एक डेंजर बन जाता है। देखिए अगर हम बात करें चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो देशभक्त है, उनके देश के लिए अच्छे हो सकते हैं, वो उनके देश का आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन उनकी जो देशभक्ति है ना, वो दुनिया पे भारी पड़ रही है। वो दुनिया पे कब्जा करके अपने देश को महान देश बनाना चाहते हैं। बट इट इज़ नॉट द वे, है ना, कि आप दूसरों को दबाना या सरप्राइज करना चालू कर देंगे। तो जब ये एग्रेसिव वे लेता है नेशनलिज्म, तो ये दुनिया के लिए ख़तरनाक भी हो जाता है। वॉट एवर लाइन ऑफ थाट यू फॉलो, यू अराइव एट द कंक्लूजन दैट सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड। आप किसी भी मुद्दे पे बात करें और उसके किसी भी कंक्लूज़न पे पहुँचे, आपको बैलेंस रखना होगा। अदरवाइज समथिंग दैट वाज गुड कैन टर्न इनटू इवल, वरना जो अच्छा है वो बुरा में बदल जाएगा। कल्चर विच इज़ एसेंशियली गुड बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक बट एग्रेसिव एंड सम थिंग्स दैट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट्स एंड हेट्रेड। तो कल्चर जो अच्छा होना चाहिए वो फिर बाद में क्या बन जाएगा? स्टैटिक बन जाएगा, है ना, उसमें विचार, उसमें बदलाव करना संभव नहीं होंगे। बट एग्रेसिव एंड समथिंग द ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट, वो एग्रेसिव हो जाएगा, उससे नफ़रत जन्म लेगी, विवाद जन्म लेंगे। व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू आर टू फाइंड अ बैलेंस। और जब आप गलत तरीके से इसे लेंगे तो आप कैसे उनमें एक बैलेंस या संतुलन ला पाएंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज, इसके अलावा कि आज राजनीतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, परहैप्स दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे बिकॉज बिहाइंड इट देयर इज़ अ ट्रेमेंडस कन्फ्लिक्ट। तो जो एग्रेसिव राष्ट्रवाद है वो आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ना। देयर इज़ अ ट्रेमेंडस कन्फ्लिक्ट इन द स्पिरिट ऑफ अ मैन एंड ट्रेमेंडस सर्च फॉर समथिंग विच इज़ कैन नॉट फाइंड। और आज एक संघर्ष है आदमी की आत्मा के बीच में, और वो उस चीज़ के बीच में जो पाई ही नहीं जाती है, जैसे ढूंढा नहीं जा सकता। वी टर्न टू इकोनॉमिक थ्योरीज बिकॉज दे हैव एन अनडाउटेड इम्पोर्टेंस। हम इकोनॉमिक थ्योरीज की तरफ जाते हैं क्योंकि बिल्कुल कोई शक ही नहीं है कि उसमें महत्व है। इट इज़ फॉली टू टॉक ऑफ अ कल्चर और इवन गॉड। लेकिन नेहरू के हिसाब से ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है कि जब हम कल्चर की बात करें या भगवान की बात करें, जब जिंदा इंसान जो है वो भूखे मर रहे हों।
बिफोर वन कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स वन मस्ट प्रोवाइड द नॉर्मल एसेंशियल ऑफ लाइफ टू ह्यूमन बींग्स। आप देश की बात करो, राष्ट्रीयता की बात करो, मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरतें मानव को चाहिए उसे प्रोवाइड करा दो। दैट इज़ वेयर इकोनॉमिक कम्स इन, और यहीं पर इकोनॉमिक्स शब्द आता है। ह्यूमन बींग्स टुडे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट दिस सफरिंग एंड स्टारवेशन। आज का जो मानव है वो इस दुखों को, इस भूख को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एंड इनइक्वलिटी व्हेन दे सी दैट द बर्डन इज़ नॉट इक्वली शेयर्ड, और उन्हें जब वो गरीबी का बोझ बराबर बढ़ता हुआ नहीं दिखता है तो इस पे भी वो नाराज़ होते हैं। अदर्स प्रॉफिट वाइल दे ओनली बियर द बर्डन, दूसरे तो प्रॉफिट कमाते हैं, उनके हिस्से सिर्फ बोझ आ जाता है। वी हैव inevitably to deal with these problems in economic and other way, but I do think that behind it all there is a tremendous psychological problem in the minds। वो कहते हैं हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हमें डील भी करना है, लेकिन कुछ मानसिक समस्याएं हैं जिनसे हमें डील करना है। It may be that some people think about it consciously and deliberately and other rather unconsciously and dimly। कुछ लोग हैं जो कॉन्शियसली यानी कि होश में रहते हुए सोचते हैं, जो इच्छा अनुसार है वैसा सोचते हैं। कुछ सोचते तो हैं लेकिन अनकॉन्शियसली उनकी सोचने की अवस्था ही बेहोशों जैसी होती है, डीमली। बट दैट कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट इन द स्पिरिट ऑफ मैन टुडे इज सर्टन, है ना। लेकिन जो मानव का संघर्ष है, अपनी अंतरात्माओं का संघर्ष है, वो आज है, मौजूद है। हाउ इट विल बी रिजॉल्व, ये कैसे दूर किया जाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। One thing that troubles me is there's people who understand one another and one more begin often enough to quarrel one more and more। एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये कि जो लोग एक दूसरे को बहुत जानते हैं वो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा करते हैं। Nevertheless, it does not follow from this that we should not try to understand one another। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझने से इनकार कर दें। That would amount to limiting oneself completely and that is something which really cannot be done in the context of modern world। ये वो चीज़ है ना, जो एक शख्स को सीमित कर देगी इस धरती पे या इस दुनिया पे, उसकी सोच को सीमित कर देगी, है ना। और आज के समय के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं होगी। Therefore it becomes essential that we try to understand one another in right way। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें सही तरीके से। The right way is important, सही तरीका बहुत ज़रूरी है। सही सोच, दोस्ताना सोच, ये सब ज़रूरी है। बिकॉज अ फ्रेंडली अप्रोच ब्रिंग अ फ्रेंडली रिस्पॉन्स, क्योंकि आप अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। और आई हैव नॉट द शेडो ऑफ अ डाउट दैट इट इज़ फंडामेंटल रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ इफ़ अप्रोच इज़ गुड शी रिस्पॉन्स इज़ गुड। और उससे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये तो मानव का व्यवहार है। अगर आप किसी मानव से अच्छा व्यवहार करोगे तो बदले में आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। इफ़ अप्रोच इज़ बैड द रिस्पॉन्स इज़ लाइकली टू बी बैड। अगर आप सोच ही बुरी रखोगे किसी के लिए तो आपको रिस्पांस भी वैसे ही मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। सो वी अप्रोच आवर फेलो ह्यूमन बींग्स और कंट्रीज़ इन अ फ्रेंडली वे। इसलिए हम अपने जो आसपास के ह्यूमंस हैं और जो देश हैं उनसे हम बिल्कुल फ्रेंडली अप्रोच रखते हैं, विद आवर माइंड्स एंड हार्ट्स ओपन एंड प्रिपेयर टू एक्सेप्ट व्हाट एवर गुड कम्स टू देम। तो जिसमें हमारा दिमाग ओपन हो, है ना, और जो सही है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। एंड दैट डज नॉट मीन सरेंडरिंग समटाइम्स दैट वी कंसिडर ऑफ एसेंशियल वैल्यू ऑफ ट्रूथ or to our own genius, then we shall be led not only towards understanding but the right type of understanding। समझना ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से और सही सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। So I shall leave you to determine what culture and wisdom really are। तो नेहरू जी आपको छोड़ जाते हैं ये विचार करने के लिए कि कल्चर होता क्या है, बुद्धिमत्ता होती क्या है। We grow in learning, in knowledge and in experience। हम सीख कर, ज्ञान से, एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ते हैं। टिल वी हैव सच एन इनॉर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ देम दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड। और जब ये सब कुछ हासिल भी हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हम कहाँ खड़े हैं। वी आर ओवरवेल्म्ड बाय ऑल दिस एंड एट द सेम टाइम समहाउ और द अदर वी हैव फीलिंग दैट ऑल दिस पुट टुगेदर डू नॉट नेसेसरीली रिप्रेजेंट अ ग्रोथ इन द विजडम। आज हम जहाँ खड़े हैं शायद उन सब चीज़ों को बुद्धिमत्ता, दिमाग, ज्ञान कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भी है कि इन सबको मिला भी दिया जाए तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मानव की जो बुद्धि है वो विकास कर गई है। आई हैव अ फीलिंग दैट परहैप्स सम पीपल हु डिड नॉट हैव ऑल द एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड मॉडर्न साइंस वर एसेंशियली वाइजर देन मोस्ट ऑफ अस आर। और मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि जिन लोगों के पास आज ये सारी सुविधाएं नहीं है जो मॉडर्न लाइफ या मॉडर्न साइंस की हैं, वो शायद हमसे ज़्यादा बुद्धिमान रहे होंगे।
whether or not we shall be able in later times to combine all this knowledge, scientific growth and betterment of human specific with true wisdom. वो क्या कहते हैं कि और चाहे कुछ भी हो, है ना, सारा ज्ञान, साइंटिफिक ग्रोथ, है ना, मानव की भलाई के लिए और काम आएंगी, जिसमें ट्रू विजडम बिल्कुल सच्ची बुद्धिमत्ता भी जुड़ी होगी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। इट इज़ अ रेस बिटवीन वेरियस फोर्सेस, बहुत सारी ताकतों के बीच में एक जो है रेस लगी हुई है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द सेइंग ऑफ वेरी वाइज मैन। इन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान की कोई बात याद आ जाती है, हु वॉज अ फेमस ग्रीक पोइट, जो ग्रीक पोइट था, है ना, कि बुद्धि क्या है, व्हाट ऑफ मेंस एंडावर और गॉड्स हाई ग्रेस, है ना, उसके जो प्रयास है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा है। वो भगवान जो महान है, लवली है, प्यारा है। टू स्टैंड फ्रॉम फ्री, है ना, फियर सेट फ्री, टू स्टैंड फ्रॉम फियर सेट फ्री, डर से आज़ाद होकर, है ना, टू ब्रीथ एंड वेट, इंतज़ार करना, सांसें लेना, टू होल्ड अ हैंड अपलिफ्टेड ओवर हेड, अपने हाथों को उठाना, नफ़रत से आगे उठाना, एंड शाल नॉट लवलीनेस बी लव्ड फॉर एवर। तो ये लाइंस के साथ, इन पोइट्री के साथ में वो इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।